गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान और भारत के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में चंद्रयान 2 द्वारा चंद्र की सतह पर एक क्रेटर की तस्वीरों को खींचा गया है। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? देखो, क्रेटर का मतलब होता है एक तरह से गड्ढा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा चंद्रयान 2 था, ठीक है, उसने क्या किया, चंद्रमा पर एक क्रेटर की तस्वीर खींची। तो इस क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिए ये आपको बताना है। तो वो है विक्रम साराभाई, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था अपना चंद्रयान और ये उसके साथ में गया था विक्रम लैंडर, ठीक है। हमने चंद्रमा को चंद्रयान भेजा था करीबन 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। हुआ क्या था कि 7 सितंबर 2019 को जो ये विक्रम लैंडर था उसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी हमारे जो चंद्रयान 2 के जो कैमरे हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो चंद्रयान 2 के जो कैमरे हैं उन्होंने क्या किया, चंद्रमा पर एक क्रेटर ढूंढ निकाला है, ठीक है। इस क्रेटर का नाम इसरो ने किसके नाम पर रख दिया? विक्रम साराभाई के नाम पर रख दिया। विक्रम साराभाई अपने पता है कि अंतरिक्ष, ठीक है, जो कार्यक्रम है उनके जनक माने जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगर कोई जनक है तो वो विक्रम साराभाई है, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये घोषणा करके विशेष तरीके से उन्हें क्या है, ये एक श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि अभी 12 अगस्त 2020 को उनकी क्या है कि 100वीं जयंती जन्म शताब्दी मनाई गई थी। तो इसलिए उनको एक श्रद्धांजलि दी गई, उन क्रेटर का नामकरण उनके नामकरण पर करके। तो ये क्रेटर जो है करीबन 1.7 किलोमीटर तो गहरा है और तकरीबन इसकी जो ढलान है 25 से 35 डिग्री है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है, ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की और ये कहा कि देखो टेरेन मैपिंग कैमरा, ये ध्यान रख लेना, TMC कैमरा। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टिपिकल करने के लिए वो ऐसा भी कह सकता है कि भाई ये जो क्रेटर की तस्वीर है वो कौन से कैमरे से ली गई। तो वो जो कैमरा है वो कौन सा है? टेरेन मैपिंग कैमरा, TMC2, ठीक है। चंद्रयान 2 में ये कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने इस तरह के क्रेटर की देखो ये तस्वीरें ली है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। देखो इसरो ने एक वीडियो डाला है इस क्रेटर का, ये 3D वीडियो है इसका। क्रेटर का मतलब देखो इस तरह से एक गड्ढा बना होता है आपके पास में। इसका जो डायमीटर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, वो तकरीबन आपके पास में है 8 किलोमीटर का। सोचो 8 किलोमीटर का डायमीटर पूरा का पूरा कितना होगा, ये पूरा डाया यहाँ से यहाँ तक, ये 8 किलोमीटर है। तो रेडियस ऑब्वियसली इसकी 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये पूरा जो डायमीटर है वो इसने 8 किलोमीटर दे रखा है। और जो गहराई है इस क्रेटर की यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी ऊपर से लेकर के, वो है तकरीबन 1.7 किलोमीटर की, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा गड्ढा होगा ये। तो इसकी तस्वीरें भेजी आपको चंद्रयान 2 ने और इस क्रेटर का नाम जो रख दिया है वो किसके नाम पर रख दिया गया है? साराभाई क्रेटर कहा जाएगा अब से इस क्रेटर को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु। संस्थापक है विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर क्रेटर का नामकरण रखा गया और अध्यक्ष हैं अभी इसके के सिवन। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डी ज्यूर दिवस बनाया गया? डी ज्यूरे बोल सकते हैं, डी ज्यूरे दिवस बोल सकते हैं। तो ये बनाया गया था आपके पास में पुदुचेरी के द्वारा। देखो हुआ क्या था, जब तक अपना देश आज़ाद हुआ था तब भी पुदुचेरी जो है वो अपने पास में नहीं था, वो फ्रांसीसियों के पास में था। तो हुआ क्या था कि 18 अक्टूबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने पुदुचेरी में करवाया था एक जनमत संग्रह, ठीक है। ये देखो 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह कराया गया था, ठीक है। और ये पूछा गया वहाँ के लोगों से कि आप या तो फ्रांसीसी शासन में रहना चाहते हो या भारतीय संघ में विलय करना चाहते हो, वो बता दो। या तो आपको फ्रांस के साथ रहना है या आप भारतीय संघ में जाना चाहते हो। तो इस जनमत संग्रह में वहाँ से लगभग 178 प्रतिनिधि आए थे और 178 प्रतिनिधियों में से 170 ने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे और 8 ने इसके खिलाफ वोट दिया। तो चूंकि 170 ने कह दिया था तो हम भारत में रहेंगे, तो फिर क्या किया फ्रांसीसी सांसद ने, ठीक है, अपने भारत देश को पुदुचेरी का जो ये कहते हैं कि विलय कर दिया, पुदुचेरी का विलय कर दिया अपनी भारत सरकार में, ठीक है, सौंप दिया अपने भारत सरकार को, ये पुदुचेरी आपका है। और ये साइन कब किए गए थे? ये किए गए थे 16 अगस्त 1962 को। तो 16 अगस्त 1962 को यह प्रमाणित कर दिया गया कि अब जो पुदुचेरी है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इसीलिए इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये डी ज्यूर दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को, ठीक है। 16 अगस्त को डी ज्यूर डे मनाया जाता है हमारी आज़ादी के एक दिन बाद में। तो हुआ क्या था, पुदुचेरी प्रशासन ने किजूर स्मारक में एक समारोह का आयोजन किया था। किजूर देखो वही जगह है जहाँ पर ये जो जन्म संग्रह मैंने बताया था ये हुआ था, ठीक है। तो किजूर में जन्म संग्रह हुआ था। तो वहीं पर अभी क्या किया, जो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है वी नारायणसामी, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, गार्ड ऑफ ऑनर का इन्होंने परीक्षण भी किया
और इसके अलावा इस काफ़ी मंत्रियों ने भी इस समारोह में भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए ये डी ज्यूरे डे कब बनाया गया, तो वो मनाया जाता है 16 अगस्त को। और किस राज्य में बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है आपके पास पुडुचेरी में। तो देखो ये है भारत के मैप में पुडुचेरी। देखो एक बात तो समझ लो कि पुडुचेरी कोई एक जगह नहीं है, ये और ये इन चारों को मिला करके अपने पास में एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है, इसके नाम देख लो, यनम, पुडुचेरी, करिकाल और माहे। ठीक है, माहे, यमन, पुडुचेरी और करिकाल, इन चारों को मिला है ना, तब जाकर के पूरी एक पुडुचेरी की केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो चूंकि इन चारों में से सबसे बड़ी जो सिटी है वो पुडुचेरी या पौंडीचेरी एक ही बात है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी राजधानी है इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश की वो पौंडीचेरी है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल है, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे, तो जो उपराज्यपाल हैं वो हैं यहाँ की किरण बेदी, और चीफ मिनिस्टर जो है वो है वी नारायण सामी। तो इतनी बातें अपने पुडुचेरी के बारे में याद रखेंगे कि डी ज्यूरे दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जन्म संग्रह हुआ था। ठीक है, और यहाँ के लोगों ने कहा था कि भाई हम भारत के साथ रहेंगे, तो फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया था इस दिन, इसलिए इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए डी ज्यूरे दिवस बनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, ठीक है, इस NISD के नए भवन का उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, भले ही इसका उद्घाटन किया हो अपने पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, लेकिन आपको इसके साथ साथ इनके मंत्री भी याद रहने चाहिए। तो फिलहाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। इन्होंने क्या किया, अभी ये जो NISD है इसका नए भवन का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे? सेक्टर 10 द्वारका, सेक्टर 10 द्वारका में ये NISD का नया जो भवन खोला गया है। अच्छा, ये NISD होता क्या है, काम क्या करता है? जो NISD होता है वो करता है मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, जो नशीली चीज़ें होती है उनके यूज़ को कैसे रोका जाए। ठीक है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, ट्रांसजेंडरों का कल्याण, भीख से मुक्ति, मतलब ये भिखारियों को भी ये प्रशिक्षण देते हैं कि आप अपने स्तर पर कैसे जीवन जिएं। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो छोटे मोटे ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनको सभी की ये जो होता है सबका सिस्टमेटिक तरीके से जो काम किया जाता है वो NISD के द्वारा किया जाता है। तो NISD होता है जो इस तरह के मुद्दों को देखता है। और फिलहाल में इसका जो नया भवन है वो कहाँ उद्घाटित किया गया है? वो नई दिल्ली में उद्घाटित किया है। किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। मंत्री कौन है इसके? थावरचंद गहलोत। तो याद रखेंगे इतनी बातें। आगे चलते हैं। हाल ही में एविएशन कंपनी गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी एविएशन कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं कौशिक खोना। देखो ये रहे कौशिक खोना। गो एयर ने पूर्व CEO और वाडिया समूह के दिग्गज कौशिक खोना को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे विनय दुबे की। विनय दुबे ने, ठीक है, इस गो एयर के CEO का पद छोड़ दिया। उनके स्थान पर ये आएंगे कौशिक खोना। कौशिक खोना जो हैं ये पहले भी गो एयर के CEO रह चुके हैं। देखो 2008 से 2011 तक 4 वर्षों तक लगभग वाडिया समूह के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है, और इसी अवधि के दौरान 2009 से 2011 तक इन्हें गो एयर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 2009 से 2011 तक ये पहले भी CEO रह चुके हैं। ठीक है, अब दोबारा से इनको क्या बनाया गया? CEO बनाया गया है गो एयर का। गो एयर जो है ये वाडिया समूह की है आपके पास में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नियुक्ति वाला क्वेश्चन है कि भाई आगे कि गो एयर के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? कौशिक खोना। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने स्वतंत्रता दिवस पर फिट इंडिया यूथ क्लब लॉन्च किया? तो फिट इंडिया यूथ क्लब में आपको बार बार एक बात बता चुका हूँ, ये जो भी फिट इंडिया से रिलेटेड चीज़ें आती हैं ये खेल मंत्रालय करता है। और खेल मंत्रालय के खेल मंत्री कौन है? वो है किरण रिजिजू। ठीक है, तो जब भी फिट इंडिया, ठीक है, हैकाथॉन, फिट इंडिया यूथ क्लब, ऐसी फिट इंडिया फ्रीडम रन या कुछ भी चीज़ें आ जाए, ठीक है, फिलहाल एक फिट इंडिया फ्रीडम रन का भी जो लॉन्च किया गया था वो किरण रिजिजू ने किया था। ठीक है, तो देखो लॉन्च ऑफ फिट इंडिया यूथ क्लब कब किया गया? 15 अगस्त नई दिल्ली में। ये हैं किरण रिजिजू इस अपने पास में फिट इंडिया यूथ क्लब का उद्घाटन करते हुए। अच्छा, ये फिट इंडिया यूथ क्लब क्यों उद्घाटित किया गया? देखो किरण रिजिजू ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब मुहिम की शुरुआत की। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है फिट इंडिया कार्यक्रम, उसके तहत ही ये शुरू किया गया है फिट इंडिया यूथ क्लब। और इसका लक्ष्य है युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। ठीक है, और इसकी एक टैगलाइन भी है। इसकी टैगलाइन है कि जो फिट है वो हिट है।
ये यूथ क्लब जो शुरुआत किया गया, इसकी टैगलाइन है जो फिट है वो हिट है। तो क्या क्या बातें बताई मैंने अब तक। शुरुआत किसने की इसकी, किरण रिजिजू ने की। वो क्या है, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री है। कब की, 15 अगस्त को, 74वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक है मौके पर। तो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है। इसमें जो है क्या क्या होगा, देखो ये फिट इंडिया जो अभियान है ये करीबन 4 साल तक चलेगा ठीक है। पहले साल इसमें क्या होगा, पहले साल शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा, दूसरे साल खाने पीने की आदतों पर ध्यान दिया जाएगा, तीसरे साल पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने पर ध्यान दिया जाएगा, और चौथे साल रोगों से दूर कैसे रहा जाए ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से इस 4 साल तक इसको चलाया जाएगा, इस फिट इंडिया यूथ क्लब को। इस फिट इंडिया यूथ क्लब में करीबन 75 लाख वॉलंटियर जुड़ चुके हैं। और ये 75 लाख वॉलंटियर कहाँ से हैं, ये है नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के करीबन 75 लाख वॉलंटियर जो है जो इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और ये वॉलंटियर क्या करेंगे, ये वॉलंटियर जो है दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे कि कैसे फिट रहना है। तो इस अवसर पर श्री रिजिजू जी ने कहा कि सिर्फ एक फिट नागरिक ही देश के लिए ज़रूरत के समय अपना योगदान दे सकता है। और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में 75 लाख वॉलंटियर तो अभी भी आ चुके हैं। और लक्ष्य ये है कि ये आंकड़ा जल्दी क्या हो जाएगा, 1 करोड़ पहुंचा देंगे, कि 1 करोड़ वॉलंटियर अपने ले आएंगे इस फिट इंडिया यूथ क्लब में ठीक है। तो मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। फिट इंडिया यूथ क्लब शुरू किया किरण रिजिजू ने, कब किया, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। किस कार्यक्रम का हिस्सा है, फिट इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। टैगलाइन क्या है, जो फिट है वो हिट है। कब तक चलेगा, 4 सालों तक चलेगा। पहले साल पर शारीरिक फिटनेस, दूसरे साल पर खाने की आदतें, तीसरे साल पर पर्यावरण के अनुकूल जीना, और चौथे साल तक रोगों से दूर रहना। ये सब चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15 अगस्त को वीजे दिवस बनाया गया। ये दिवस किस देश से संबंधित है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीजे डे, वीजे डे का मतलब समझ लो। वी का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री ओवर, जे का मतलब होता है जापान, विक्ट्री ओवर जापान डे, इसे कहा जाता है वीजे डे ठीक है। तो ये जो किस देश से संबंधित हुआ, ये संबंधित हुआ आपके पास में जापान से। अब क्या है ये वीजे डे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। 15 अगस्त 1945 को जापान में विजय या वीजे दिवस के रूप में इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 15 अगस्त 1945 की बात कर रहा हूँ, देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थी कि 2 तरह के अपने पास में पावर्स थी, एक थी अलाइड पावर्स, एक थी एक्सिस पावर। इन दोनों में युद्ध चल रहा था आपके पास में। तो अलाइड पावर्स में था यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन। उस वक्त रूस का विभाजन नहीं हुआ था, ये पूरा सोवियत यूनियन था। और एक तरफ थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन सा, थर्ड राइक यानी जर्मनी, एक थी इटली और एक था जापान ठीक है। तो ये दोनों पावर्स थी वो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी। तो हुआ ये था कि मई 1945 में यूरोप में एक्सिस शक्तियों को पराजित किया गया। एक्सिस शक्तियाँ यानी ये वाली। तो यूरोप में इनकी हार हो चुकी थी, यूरोप वाले इलाके में ये हार चुके थे। तो जब ये यूरोप में हारे थे तो उस दिन को बनाएगा वीई दिवस के रूप में। यूरोप में जब हार हुई उसको बनाएगा वीई डे। तो याद रखेंगे वीई डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मई को, लेकिन अभी बात कर रहे हैं अपन वीजे डे की ठीक है। तो वीई डे दिवस जो मनाया गया था वो 8 मई को बनाया गया था। लेकिन फिर भी 8 मई के बाद में भी हुआ क्या था कि ये जापान वाली साइड में अभी भी लड़ाई चल रही थी। और चूंकि यूनाइटेड किंगडम भी लड़ रहा था और उस वक्त अपन यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे, तो भारत की सेना ने भी क्या किया था, इस युद्ध में भाग लिया था जापान के खिलाफ, इन सब के खिलाफ। तो भारत की सेना ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया था सिंगापुर और हांगकांग में ठीक है। जापानियों से युद्ध किया था भारत की सेना ने भी। फिर हुआ क्या, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने, आपको पता है कि हिरोशिमा पर गिरा दिया था परमाणु बम, और उसके बाद नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद जो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदलने लगी। जापान ने हार मान ली और 14 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने घोषणा कर दी कि जापान कर रहा है सरेंडर। जापान ने कर दिया सरेंडर। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने बोला, आधी रात को इस खबर की क्या कर दी, पुष्टि कर दी कि जापान क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो वीजे डे क्या हुआ, वीजे दिवस वो दिवस होता है जिस दिन जापान ने कर दिया था सरेंडर। और इसी दिवस को आधिकारिक रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत माना जाता है। कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, वीजे डे को ही खत्म हुआ था ठीक है। तो वीजे डे कब मनाया जाता है अपने पास में, 15 अगस्त को। 15 अगस्त के दिन ही जापान ने कर दिया था आत्मसमर्पण। ये देखो 15 अगस्त को जापानी सम्राट हिरोहितो ने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। और वीजे डे ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्ण अंत को क्या किया, चिन्हित किया। और जापान ने जो औपचारिक रूप से सारे के सारे जो सरेंडर के डॉक्यूमेंट थे उन पर क्या कर दिया, साइन। तो हिसाब से तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था अपने पास में 1945 में, और 15 अगस्त को बनाया जाता है वीजे डे। तो जब
अपनी आज़ादी की बात आई, भारत की आज़ादी की बात आई, तो जो यहाँ के ब्रिटिश शासक थे, अब उनको पता है आज़ादी तो देनी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि भाई जो 15 अगस्त को वीजे डे तो बनाया जाता ही है, तो क्यों ना भारत को भी आज़ादी दे दी जाए 15 अगस्त को ही। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इन 2 तारीखों को इकट्ठा कर दिया कि 15 अगस्त को वीजे डे आता है और 15 अगस्त को ही क्यों ना भारत का स्वतंत्रता दिवस चिन्हित कर दिया जाए। इसीलिए अपना जो ये स्वतंत्रता दिवस होता है ये 15 अगस्त को बनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को ही वीजे डे हुआ था। वीजे डे क्या था, जापान इस दिन हारा था। ठीक है, जापान ने कर दिया था आत्मसमर्पण। तो ये देखो, ये कुछ अखबार की कटिंग है, ये सारे अखबार 1945 के हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जापान सरेंडर्स टू अलाइज, साइंस रिजिड टर्म्स ऑन वॉरशिप एंड ट्रूमैन सेट्स टुडे एज ए वीजे डे। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका का काफ़ी प्रतिष्ठित अखबार है। और वीजे ट्रूमैन रिव्यू सरेंडर मैकआर्थर टू रिसीव एनिमी, वार इन पैसिफिक ओवर, यानी प्रशांत महासागर की लड़ाइयाँ हुई खत्म। वीजे डे बनाया गया जब द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध जो है पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे कि वीजे डे किससे संबंधित है अपने पास में, जापान से संबंधित है। आगे चलते हैं, ये है मैप में जापान आपके पास में। जापान की कैपिटल जो है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती, तो अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, ये है लुइस हैमिल्टन, और ये किस कंपनी के ड्राइवर, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर, लोगों देखिए अभी ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। इसके अलावा अभी एक ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, वो भी किसने जीती है, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और अभी मैंने करंट अफेयर्स में एक और बताई थी आपको, 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी। ठीक है, वो किसने जीती थी, वो जीती थी मैक्स वेरस्टेपेन ने। मैक्स वेरस्टेपेन किस कंपनी के ड्राइवर हैं, वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, तो अभी 2 बड़ी बड़ी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश और ब्रिटिश, वो तो जीत ली लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर है, मर्सिडीज के। और जो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो किसने जीती थी, मैक्स वेरस्टेपेन ने। वो किस कंपनी के ड्राइवर है, वो रेड बुल के ड्राइवर है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे राजस्थान का नया प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है, नया प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया अजय माकन को। देखो, अभी आपको पता है कि राजस्थान की सियासत में कितनी बड़ी उठापटक चल रही थी, तो सचिन पायलट वापस आए और अशोक गहलोत ने अपने पास में 14 अगस्त को पूर्णतः विश्वास मत क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। और ये किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे अविनाश पांडे की जगह। तो अविनाश पांडे को इस पद से हटाया गया और उनकी जगह अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा एक घोषणा और की गई थी कि इन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में किस तरह की अभी हाल फिलहाल में उठापटक हुई थी, तो इनके कोई कारण भी रहे होंगे, किसी की कुछ शिकायतें भी रही होंगी। तो इन शिकायतों का अंत करने के लिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में कौन कौन है, सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल है, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, ये तीनों के तीनों इस कमेटी में शामिल हो गए। तो 2 बातें यहाँ से पता चलती है, पहली तो कि राजस्थान का नया प्रभारी महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया, अजय माकन को। और दूसरी ये कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है, कमेटी है 3 सदस्य कमेटी। क्यों बनाई गई, ताकि जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जा सके राजस्थान सरकार के मध्य। और कौन कौन होंगे इस कमेटी में, सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे और अजय माकन खुद होंगे। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखेंगे। फिर आगे है कि हाल ही में किसके द्वारा मिजोरम में राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया गया। तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने अभी लॉकडाउन में खूब सारी कविताएं लिखी, तो उन कविताओं का एक संग्रह बनाया गया था और उसका नाम दे दिया कोरोना कविता काल। और इसका जो विमोचन किया वो किसने किया, जोरमथांगा। जोरमथांगा कौन है, अपने पास में मिजोरम के सीएम है। ठीक है, तो याद रखेंगे जोरमथांगा ने इस कोरोना कविता काल का विमोचन किया था। तो ये देखो, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का हाल ही में क्या किया, विमोचन किया। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम से कम 13 किताबें लिखी हैं इन दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा इनकी 2 किताबें और थी, एक तो थी रिपब्लिक डे 2020 और एक थी 10 स्पीक दी गवर्नर। और इनका विमोचन किसने किया था, इनका विमोचन किया गया था गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश अजय लामा ने। आप एक बात याद रखेंगे कि बात मिजोरम की हो रही है तो मैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात क्यों कर रहा हूँ, तो मिजोरम में जो हाई कोर्ट लगता है वो आपके पास असम वाला ही लगता है। तो असम में जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी, ठीक है, तो मिजोरम में भी यही हाई कोर्ट काम करता है आपके पास में। तो
बाकी जो ये 13 किताबों का जो संकलन है ये तो लॉन्च किया था अपने पास में जोरमथांगा ने। इसके अलावा जो 2 किताबें लिखी गई, रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक दी गवर्नर, ये लॉन्च किसने की थी? ये लॉन्च की थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में अपन याद रखेंगे। बात कर लेते हैं मिजोरम की। देखो ये वाला जो मार्च के मैप में आपको राज्य दिख रहा है ये है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गवर्नर बता चुका हूं मैं, PS श्रीधरन पिल्लाई, और जो CM है वो है जोरमथांगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कब तक भारत में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु प्राप्त करने का लक्ष्य रखा कि एक भी सड़क दुर्घटना ना हो? ऐसा हम कब तक प्राप्त कर लेंगे? तो केंद्रीय मंत्री ने कहा ऐसा हम प्राप्त करेंगे 2030 तक। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, याद रख लेना, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ साथ MSME मंत्री भी यही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री भी नितिन गडकरी ही हैं। इन्होंने कहा कि हम 2030 तक, ठीक है, ये जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। इन्होंने अभी जो हाल ही में ये संबोधित कर रहे थे इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और वोमेनेटर ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने करीबन 21,000 किलोमीटर सड़कों का आंकलन किया है और तकरीबन 3,000 किलोमीटर तक की सड़कें ऐसी हैं जिनको टेक्निकली अपग्रेड किया जा सकता है, और जिस वक्त ये अपग्रेड हो जाएगी तो सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और हम 2030 तक तो एकदम शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल कर लेंगे। ठीक है, कि शून्य सड़क मतलब सड़क पर किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो इसके साथ साथ ये ध्यान रख लेना कि इस काम में मदद कौन कर रहा है? इस काम में मदद करना है अपने विश्व बैंक और ADB। ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो अगर अपन को ये लक्ष्य अचीव करना है तो उसमें मदद करेंगे विश्व बैंक और ADB। और उन्होंने अपन को कितने करोड़ रुपए का निवेश दिया? 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अपन को 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि 2030 तक अपन इस लक्ष्य को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो याद इतनी बातें रखनी है कि ये 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। किसने बोला है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बोला है। इसके साथ MSME मंत्री भी यही हैं। विश्व बैंक और ADB सहयोग करेंगे और कितनी रकम दी है? 7,000 करोड़ तक की रकम दी है अपन को। आगे चलते हैं, ये हैं देखो अपने MSME मंत्री नितिन गडकरी। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होगा? टोक्यो ओलंपिक 2021 आपको पता था, होना तो यह भी था, लेकिन कोविड के चक्कर में इसको टाल के अब 2021 में किया जाएगा। तो जो स्पॉन्सर है अपनी भारतीय ओलंपिक टीम का वो कौन है? वो है आइनॉक्स ग्रुप। याद रखेंगे, आइनॉक्स ग्रुप है। आइनॉक्स ग्रुप क्या है? मल्टीप्लेक्स की श्रृंखला है। देखो, कोविड महामारी के कारण हुआ क्या? टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक रद्द कर दिया। अब होगा 2021 में। कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक अपने पास में ये टोक्यो ओलंपिक चलेगा। तो इसमें जो अपनी टीम की स्पॉन्सरशिप है वो चली गई आइनॉक्स ग्रुप के हाथ में। आइनॉक्स ग्रुप क्या है? मल्टीप्लेक्स की एक श्रृंखला है। मल्टीप्लेक्स आपको पता है जहाँ पे फिल्में लगाई जाती हैं, जहाँ फिल्में देखते हो बैठ करके। ठीक है, आइनॉक्स एक बहुत बड़ा नाम है मल्टीप्लेक्सेस में। तो आइनॉक्स ग्रुप के जो अपने पास में CEO हैं सिद्धार्थ जैन, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आइनॉक्स ग्रुप ने तो हमेशा भारत की सर्वगान प्रगति को ही प्राथमिकता दी है, तो हम ओलंपिक संघ के साथ जुड़ करके काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे? आइनॉक्स ग्रुप अपने भारतीय ओलंपिक टीम का प्रचार प्रसार भी करेंगे, और प्रचार प्रसार करने के लिए इनके पास तो इतनी बड़ी मल्टीप्लेक्स की चेन तो पड़ी है ही। तो याद रखेंगे, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन है आपके पास? आइनॉक्स ग्रुप। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है अभी सुधा मूर्ति को। अकेले सुधा मूर्ति को नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आता है तो मेनली फोकस करेगा सुधा मूर्ति पर। ठीक है, इसलिए मैंने नाम सुधा मूर्ति जी का डाला है। तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जो है फिलहाल किसको दिया गया? सुधा मूर्ति। और किस किस को दिया गया? देखो, ये जो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार है, सुधा मूर्ति जो कौन है? पर्सन है, इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति। इसके अलावा एग्री और ITC के लिमिटेड ग्रुप बिजनेस प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी। ठीक है, और कौन है? पद्म भूषण विजय पाटकर। ठीक है, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, कोसम राजामौली और ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम, राजुल चुल्लू आदि ऐसे नाम है जिनको भी ये पुरस्कार दिया गया ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। है क्या ये ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार? देखो, ये दिया जाता है G कोड के द्वारा। G कोड क्या होती है? ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं G कोड। कब स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। किसने स्थापित किया था? ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये गैर लाभकारी संगठन मतलब एक तरह का NGO है। तो ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? देखो, आपको पता है कि हमारे देश की मैक्सिमम आबादी किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, और अपने को जो आय होती है वो भी कृषि से सबसे ज़्यादा होती है। तो
कृषि के लोगों के लिए जो उत्थान किया है जिन जिन लोगों ने और उत्थान के अवसर प्रदान किए उन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। जिन्होंने कृषि के लोगों का उत्थान किया, उत्थान के अवसर दिए, उनकी मदद की, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऐसे लोग कौन कौन है? एक तो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 99% चांसेस है वो आपसे सुधा मूर्ति के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन देगा। इसके अलावा भी ये पुरस्कार मिला है आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी को, और बाकी अन्य विजेताओं के नाम मैंने यहाँ डिस्कस कर ही रखे हैं, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ एक एमओयू साइन किया है? भिक्षावृत्ति से मुक्त मतलब ऐसा जिला हो जाए, ठीक है, जहां पर कोई भिखारी दिखे ही नहीं अपन को, उन सभी भिखारियों को इतना ट्रेंड कर दें कि वो खुद कमाने के सक्षम हो जाए। तो अभी राजस्थान का ये जिला है जयपुर। देखो आपको पता है कि हेरिटेज सिटी है जयपुर अपनी, ठीक है, अब उसे भिक्षुक मुक्त बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक एमओयू साइन किया। किसके साथ एमओयू साइन किया? सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ साइन किया, ठीक है। इसके मुताबिक क्या किया जाएगा कि ये जो कुष्ठाश्रम है इन भिखारियों के लिए भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र का क्या करेगा? संचालन करेगा। तो ये भिक्षुक गृह पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया मानसरोवर में, एक थड़ी मार्केट है वहाँ पर ये भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र बनेगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें देखो ये जो अपने भिक्षुक है, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? एक तरह से डिटेन किया जाएगा, एक तरह से इनका डिटेंशन सेंटर है। इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है, तो सीखो, ठीक है, खुद कमाओ और ऐसा ये जो है, ये जो भीख मांगने वाली प्रथा है इसको बंद करो, ठीक है। तो उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर क्या हो सके? खड़े हो सकें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसे काम जो करता है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ही करता है। अभी जो नए भवन का उद्घाटन किया था, जो अपन ने दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का नया गठन, वो तो केंद्र का था, उसका गठन नई दिल्ली में हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऐसे मुद्दे होते हैं उनको उठाता कौन है? उनका जो ये जो सारा का सारा जो सेटलमेंट करता है ऐसे मुद्दों का, वो कौन करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग करता है। तो आप याद रखेंगे कि अभी जो भिक्षुक मुक्त या भिक्षावृत्ति से मुक्त जो जिला होगा वो राजस्थान का कौन सा जिला होगा? आपके पास में जयपुर जिला होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस विदेशी भाषा पर शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभी फ्रेंच भाषा पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। देखो तो लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। अब ये पाठ्यक्रम शुरू क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरकनेक्टेड दुनिया में फ्रेंच भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। ये कोर्स करवाएगा कौन? ये कोर्स करवाएगा प्राइड। प्राइड क्या है? प्राइड है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। प्राइड की फुल फॉर्म है ये पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी। तो प्राइड क्या है? प्राइड संसदीय कर्मचारियों, सांसदों और अन्य लोगों को संसदीय संस्थानों के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो प्राइड अब ट्रेनिंग देगा, इनको सिखाएगा फ्रेंच लैंग्वेज। देखो जाहिर सी बात है कि वर्तमान दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सांसदों को विदेशी भाषाएं आनी चाहिए ही चाहिए। तो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए प्रौद्योगिकी में उन्नयन, रक्षा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के तरीकों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इसलिए ठीक है, सरकार ये चाहती है कि जो सांसद, वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी है वो ये लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच भाषा सीखें। तो अभी सिर्फ फ्रेंच शुरू किए, इसके बाद में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और भी बहुत सी जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का कोर्स है वो भी शुरू किया जाएगा। इसीलिए मैंने एक लाइन डाली है शुरुआती स्तर पर तो कौन से पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? फ्रेंच का शुरू किया गया। इसके बाद में और भी भाषाएं धीरे धीरे सिखाई जाएगी। तो इतनी बात है, आप इस क्वेश्चन में याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राजस्थान सरकार ने किस अभयारण्य के लिए है? तो जो चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा वो बनेगा अपना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ठीक है, प्रस्तावित है, ठीक है, फाइनलाइज नहीं है लेकिन प्रस्तावित जरूर है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इससे पहले अपने पास में 3 टाइगर रिजर्व थे। जो पहली परियोजना चलाई गई थी बाघ के लिए 1973 में चलाई गई थी, तब अपन को मिला था रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके बाद में दूसरी परियोजना चली थी 1978 में, तब अपन को मिला था सरिस्का टाइगर रिजर्व। फिर अभी हाल ही में जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है वो आपको 2013 में मिला था मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा में। और जो चौथा है प्रस्तावित वो कहाँ है? रामगढ़ विषधारी बूंदी। तो अगर ये पास हो जाता है तो अपने पास में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अब तक कितने? अब तक 3 है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, बात हो रही है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान।
राजस्थान की राजधानी जयपुर, गवर्नर कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। स्थापना कब हुई थी राजस्थान की? 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा। राजकीय पक्षी क्या है? गोडावण। राजकीय पशु क्या है? चिंकारा। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व बता चुका हूं मैं, केरला देव गन्ना पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स आदि सारे किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय तटरक्षक बल के एक अपतटीय गश्ती ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो ये चौथी ओपीवी थी, इसका नाम है सार्थक। ठीक है, तो सार्थक अपने पास में ये ओपीवी लॉन्च की गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय रेलवे के किन 2 शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था? तो भारतीय रेलवे ने 2 शहरों के बीच में दूसरी किसान, मैं पहली वाली की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए रहे पालमपुर से बोटाद तक, बरौनी से टाटानगर तक, माधेपुरा से गुवाहाटी और बोकारो से जलपाईगुड़ी। 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वे जो दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चली है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और आपसे चाहता हूँ कि अगर आप दूसरी के बारे में बता रहे हो तो पहली के बारे में भी जरूर लिखें कि पहली जो किसान ट्रेन चलाएगी वो भी कहाँ से कहाँ तक चलाएगी। तो आप पहली के बारे में लिखेंगे, दूसरी के बारे में लिखेंगे, तब आपको चीज़ें क्या होंगी, अपना आप याद होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यही खत्म करते हैं, बाकी आपने कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।